राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं हैं ओखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। आम आदमी पार्टी ने आशंका व्यक्त की है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर भाजपा सभी को सलाखों के पीछे डालना चाहती है तो सरकार जेल के अंदर से चलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिजोरम में हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर वह प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 20 सालों से भी अधिक समय से मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर रहा हूं। कनेक्टिविटी की समस्या को बड़े ही नजदीक से देखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यूनिट में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सेना की जांच में पहले पाया गया था कि मेजर कई चूकों में शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में राकंपा प्रमुख शरद पवार सहित विभिन्न नेताओं ने भाग लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली नगर निगम के 5000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी पदों की पेशकश की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन 5000 का कई तरह से शोषण किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बहुत खराब स्तर पर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। दक्षिण द्वारिका में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना मंगलवार रात एक फ्लैट में हुई। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उंदावली स्थित अपने घर पहुंचे। भाजपा से इस्तीफा देकर पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने थामा कांग्रेस का दामन, कहा केसीआर को पद से हटाने की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लेह के सिंधु घाट में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वह सिंधु घाट पर आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी सभी भारतीयों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना में गहराई तक मौजूद है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लेह और लद्दाख के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के 80% परिवारों तक नल से जल पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ के लोगों की वीरता की भी प्रशंसा की। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में लद्दाख के लोगों के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान का भाव है और वह यहाँ रहने वाले लोगों के राष्ट्र की रक्षा में योगदान के बारे में भी जानते हैं। सिंधु घाट पर इस उत्सव स्थल पर आकर और लद्दाख के स्नेही लोग से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप सभी के स्वागत की मिठास यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर 4 चांद लगाती है। यहाँ महिलाएं और पुरुषों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर मैं मोहित हूँ, अभिभूत हूँ। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। सिंधु नदी, जिसे दरिया सिंधु भी कहते हैं, सभी भारतवासियों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की गहराई में विद्यमान है। इसलिए वर्ष 1997 से यहाँ हर साल सिंधु दर्शन फेस्टिवल आयोजित करने की परंपरा शुरू की गई। सिंधु नदी की धाराएं पवित्र कैलाश पर्वत का आशीर्वाद लेकर यहाँ आती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिंधु दर्शन का उत्सव बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाया जाता है। यहाँ की
सभी नदियां और ग्लेशियर से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाखी ग्लेशियर मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री चियांग नोरफेल जी ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की टेक्नोलॉजी को विकसित करके यहाँ के लोगों विशेषकर किसानों को बहुत सहायता पहुँचाई है। उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन की सहायता से हुई प्रगति के कारण 80% से अधिक घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा है। सभी देशवासियों के हृदय में आप सबके लिए विशेष स्नेह और आदर का भाव है। ये जानते हुए कि शूरवीरों की भूमि लद्दाख के सामान्य नागरिकों ने भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की रक्षा से सदैव अपना योगदान दिया है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं। लद्दाख की धरती पर जन्म लेने वाले बहादुर योद्धाओं की सूची बहुत लंबी है और उन सब की वीरता को मैं नमन करती हूँ। वर्ष 1948 और वर्ष 1971 में हुए युद्ध में अद्भुत पराक्रम का दर्शन करने वाले 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले कर्नल चियांग रिंगचेंग का नाम देश के वीरों की सूची में स्वर्णाक्षर में अंकित किए हैं। कारगिल के युद्ध में अपनी असाधारण वीरता से भारत माता की रक्षा में योगदान देने वाले कर्नल सनम वांगचुक को भी महावीर चक्र से अलंकृत किया गया है। इस क्षेत्र के लोग युद्धों में वीरता और बुद्धों में आस्था दोनों के लिए जाने जाती है। भगवान बुद्ध का अमर और जीवन संदेश लद्दाख के जरिए दूर सुदूर देशों में प्रसारित हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं, लेह का एक क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। उसी तरह कारगिल के सूफी संतों और महापुरुषों ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत बनाया है। लद्दाख को अपने बहुआयामी योगदान से समृद्ध करने वाले श्री कुशल ठिकसे रिम्पोछे जी ने आध्यात्मिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा एवं जौन सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। इस वर्ष राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। इस नागरिक अभिनंदन में कारगिल और लेह जिले के पुरस्कृत नागरिक में एक बार फिर आप सबको इस अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी शुभकामना है कि जिस तरह यहाँ की भौगोलिक ऊंचाई विश्व के सबसे ऊंचे स्थानों में शामिल है, उसी तरह लोग लद्दाख के सभी निवासी तरीके के ऊंचे मुकाम जरूर हासिल करेंगे। लद्दाख प्रगति के शिखर पर पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ बुधवार को संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाई छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वह इससे पहले के दशकों में भी नहीं हुआ था। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को
आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेक पोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड्स, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 IT पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट्स की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे यहाँ स्वादिष्ट फैनी व मट्ठी उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि काइट संस्थान ने पहले दिन से ही क्वालिटी पर फोकस करने का जो कार्यक्रम चलाया, आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। 25 वर्षों की शानदार यात्रा काइट को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाती है। काइट परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टी और उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, काइट से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं और पुरातन छात्र जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में है, उन सब की उपस्थिति सिल्वर जुबली सेरेमनी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मैं काइट परिवार को सफलता के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मुझे याद है आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और काइट ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले यहाँ पे बहुत दुर्लभ स्थिति हो पाती थी, नहीं हो पाता था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित करने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई और उसमें काइट भी एक संस्थान के रूप में स्थापित होता है। लेकिन पहले दिन से ही संस्थान के द्वारा क्वालिटी पे फोकस करने का जो कार्यक्रम चला, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 25 वर्ष के शानदार यात्रा काइट की को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया। समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने का जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को इसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। दुनिया के जितने बड़े सीईओ हुए हैं, सबने इस बात को हमेशा महसूस किया। टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप, अपने और समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करें, उसका गुलाम बनने का कभी प्रयास न करें। आज मैं देखता हूं अक्सर अपने युवाओं को, वो प्रतिभा से संपन्न है, ऊर्जा से उत्प्रोत है, उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। और वैसे ही नहीं कहा हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने इस बारे में हमेशा कहा कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। और काइट ने एक योग्य योजक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। 25 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए काइट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज यहाँ डिग्री मिली है, बीटेक की भी, एमटेक की भी, बी फार्मा की भी, एम फार्मा की भी, एमसीए की भी, मैं देख रहा था, उनके मन में एक जज्बा था, लेकिन उन छात्रों ने अच्छा किया। काइट जैसे संस्थान से उन्होंने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के आज वे अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग का भी एक संस्थान यहाँ पे यह संस्थान चला रहा है और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारे छात्रों का प्लेसमेंट हुआ होगा, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे और प्रदेश में तो बहुत संभावनाएं हैं। हम एक फार्मा पार्क लेके आ रहे हैं। प्रदेश में फार्मा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में हम डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। याद रखना, हम सब कुछ करें, लेकिन हमारे सामने हमेशा हमारा देश और हमारा समाज हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, फिर समाज उसके बाद में आएगा, परिवार तब तीसरे नंबर पर और मेरा स्वयं का ही चौथे नंबर पर। जिस दिन इस लक्ष्य को लेकर के हम चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे युवा शक्ति हमारे पास है, हमारे देश के पास है
इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। प्रथम चरण के मतदान में कुछ समय रह गया है। आप सब मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज का दिन विशेष है। आज 1 नवंबर है और आज ही के दिन 23 साल पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, नया राज्य बना। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है। मैं आप सबको नए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूँ। लेकिन इस साल आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, इस कारण से ये सादगीपूर्ण ये कार्यक्रम और हम आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं। राज्य बनने के बाद केवल 3 साल हम लोग सत्ता में रहे, फिर 3 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और उसके शासन काल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उनके शासन काल में आपने सब कुछ भोगा है, देखा है। ये सुकमा आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते थे। जब कभी मीटिंग होती थी, कार्यकर्ता सम्मेलन होता था, कभी उद्घाटन शिलान्यास में आना होता था, एक बार दंतेवाड़ा की तरफ से आते थे और इधर झीरम घाटी की तरफ से हम लोग निकलते थे। ये दौर था। लेकिन आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप आसानी से चल सकते हैं। गांव में सड़कें बनी, बिजली भी लगा, कैंप भी लगा, राशन की दुकानें खुली, स्कूल जो 13 साल से बंद था जगरगुंडा का, उसको फिर से हाई स्कूल को शुरुआत की। 300 स्कूल हमने शुरुआत की ताकि हमारे गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख सके। शिक्षा की व्यवस्था की, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यहाँ लाइब्रेरी खोला और मुझे खुशी है इस साल 10वीं के बोर्ड में यहाँ का बच्चा टॉप किया, सुकमा का बच्चा टॉप किया। कितना परिवर्तन आया इस 5 सालों में। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले राहुल जी ने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार बनाएंगे, किसानों का ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को मिलेगा, बिजली भी आधा मिलेगा, तेंदू पत्ता 2500 की जगह 4000 में खरीदा जाएगा और सब वादा हमने पूरा किया। आदिवासियों को जमीन हम दिलाने का काम किए, लोहांडी गुड़ा की जमीन वापस किए जो ले लिए थे और उसके साथ साथ सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा तो यूपीए सरकार के समय में सोनिया जी और मनमोहन सिंह की सरकार में जो बना, उस समय खड़गे साहब भी मंत्री थे, उन्होंने जो कानून पास किया 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा रहा, उस सबको पट्टा देने का काम, मालिक जमीन का मालिक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जय जंगल जमीन में आपका अधिकार, कितने लघु उपज है उसे समर्थन मूल्य घोषित किया, उसे खरीदने की व्यवस्था की और अब राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4000 हर साल देंगे, ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केजी टू पीजी, मतलब पहली कक्षा से लेके आप बीए करिए, एमए करें, बीएससी करें, एमएससी करें, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें, डिप्लोमा करें, चाहे वो नर्सिंग का हो चाहे ITI करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी फीस सरकार आपकी जमा करेगी। उत्तराखंड में आगामी 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित
रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न उद्योग समूहों के साथ बैठक करते हुए सभी निवेशकों को समिट के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अहमदाबाद में यह छठा रोड शो आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों को आमंत्रित किया। आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि के लोगों की ओर से मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और भगवान कृष्ण की धरा पर, द्वारिकाधीश की धरा पर ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है और आज पूरी दुनिया को जिनके नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भी जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो गए और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज, और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा हुई है, जिसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है, तो चारधाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी है और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया और कई स्थानों पर ऐसे अभी ये लोग आप सबके बीच में ये 6वां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है और जितनी भी जगह में गया मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना, मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था और मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है वो एक बार निवेश करते हैं, उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ये सब सोच कर निवेश करते हैं। और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, कि सनातन पद्धति को मानने वाला उत्तराखंड सुरक्षित था, सुरक्षित है और हमेशा जो है सुरक्षित है, हमेशा जो है भविष्य को आगे लेकर चलेगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर हैं। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए और सब आपको निवेश करने के लिए तो आमंत्रित करने के लिए आया ही हूं। आप सबको मैं 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून के FRI में एक बड़ी मीट होने वाली है, उस मीट के लिए भी आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है, एक बार जरूर उत्तराखंड देखने आइए। आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपको जरूर आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान इस भूमि से भी देश के लिए करें, समाज के लिए करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आया था। आप सबका धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।